2013 में जिन लोगों को भी ज़मीनें उसके बाद में अधिग्रहण हुई, जो भी उसका लाभ मिल रहा है, राहुल गांधी की एक बड़ी भूमिका उसमें है। ये टिकैत जो है वो उपाधि है, सरनेम है, बड़ा इसको लेकर लोगों में जिज्ञासा रहती है। अपने अंगूठे से ब्लड निकाल के वो तिलक कर गया था टिक्का। क्या आप समाज के जिम्मेदार आदमी हो, तो वो परिवार को उपाधि राजा हर्षवर्धन ने दी थी उस टाइम पे। दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए, दिल्ली पुलिस में फिर बम स्क्वाड में पोस्टिंग करवाई, आरके पुलिस स्टेशन में हम रहे। इंटरकास्ट मैरिज या इंटरफेथ मैरिज का कोई भी किसी भी तरह का विरोध नहीं है। भाई इंटरकास्ट जो मैरिज होती है वो तो बिना दहेज की होती है, 1 रुपया भी नहीं लगता किसी का, और कौन किसकी अब मान रहा है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप हिरन पालते हैं जी? हिरन कुछ लोग कहते हैं कि टिकैत साहब तो जो है वो बीच में बिचौलिए की भूमिका निभाते हैं आंदोलन में। अच्छा भाई, आप बता दो किससे बात करें कि हम तो आंदोलन चलाने के एक्सपर्ट हैं। शॉर्ट दवाई हमारे पास में है नहीं। 100 से ज्यादा विधायकों को हारे हुए को जीत के सर्टिफिकेट दिए। इस हिसाब से तो सरकार बन ही नहीं सकती थी ना। 125 से ज्यादा इनकी सीट आई नहीं। योगी जी को तो ये आरएसएस वाले नहीं मानते। वो कहते हैं ये नागपुर की विचारधारा को नहीं मानता, ये मटका आदमी है। चुनाव लड़ना हमारी भूल थी। हम सोचते थे कि हाउस में हम बोल लेंगे, लेकिन जनता ने कहा ना आंदोलन कौन करेगा, यहाँ रहो। मोदी एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो, क्योंकि मोदी जी का नाम इसलिए है कि हर चीज में जब मोदी है तो हो सके भाई एमएसपी पे भी मोदी लगा दो तो हो जाए। 9 सीटों में से पहली बार 1 सीटें विपक्ष के पास में थी और 8 सीटें बीजेपी के पास थी। अब वहां पे 1 सीट बीजेपी पे है और 8 सीट विपक्ष पे है। आंदोलन से जन्मी पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी से? सारे चैनल मिलके एक नई पार्टी बना लो तो आप भी कहीं के झंझट में पड़ रहे। अब बढ़िया बढ़िया एंकर हमारे पास में है, सारे चुनाव लड़ो और फिर आप रिजल्ट उसका देना आगे क्या रहेगा, क्योंकि देश की छवि धीरे धीरे बाहर घट रही है हमारी। उसकी इंटरनल देश में जो हो रहा है उसकी इंटरनेशनल स्तर पे हमारी छवि डाउन हो रही है। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के इस मंच पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। स्कूल में जब हमें एक निबंध लिखने को दिया जाता था भारत पर, तो सबसे पहली लाइन लिखी जाती थी, भारत एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन कृषि कानूनों को लेकर, कृषकों को लेकर इस देश में बीते 75 वर्ष लगभग टकराव ही रहा। बीते 2 वर्ष पहले देश में एक बड़ा आंदोलन होता है और उस आंदोलन की छवि के रूप में, एक चेहरे के रूप में निकलते हैं राकेश टिकैत। राकेश टिकैत साहब आज हमारे इस मंच पर हैं, मंचासीन अतिथि हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आपसे तमाम विषयों पर बात करेंगे। आपका जो परिवार है और बाबा टिकैत, उनके बारे में अगर आप हम सभी को समझाएं, क्योंकि एक जनरेशन है जो नहीं जानती है बाबा टिकैत के बारे में, आपके पिताजी के बारे में, और जिस तरीके से उन्होंने जो किसानों के आंदोलनों को आगे बढ़ाया उसके बारे में। आपका धन्यवाद सभी का। और जो ये तक चैनल जो चलाए आपने, हर भाषा में चलाए, हर स्टेट का प्रतिनिधित्व करने की आपने कोशिश करी, तो आपका धन्यवाद। जहाँ तक किसान के इशू का सवाल है, गांव के इशू का सवाल है और टिकैत साहब का सवाल है, टिकैत साहब और जो पूरा जो क्षेत्र है, ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे खाप पंचायत सिस्टम है। और खाप पंचायत सिस्टम राजा हर्षवर्धन के टाइम से ये चली हुई परंपराएं हैं। खाप पंचायत के ही माध्यम से सामाजिक स्ट्रक्चर वहाँ पर चला। उसी में से ही टिकैत साहब भी एक शख्सियत थे जो बालियान खाप का एक प्रतिनिधित्व करते थे, उसके चौधरी थे, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू चलता रहता है। उसके बाद में नरेश टिकैत जी हैं, फिर उनके बाद में उनका बेटा आ जाएगा, तो ये परंपरा चलती रहती है। खाप पंचायतों का सिस्टम ये है कि खाप पंचायत में या गांव की कोई भी पंचायत होगी, उसमें आदमी ने कोई क्राइम कर दिया तो झूठ नहीं बोलता, पहली ये खासियत होती है। और अदालत में कोई सच नहीं बोलता, ये भी सही है। पंचायत में जो आदमी झूठ बोल लगा तो उसका, ये गांव की कहावत है कि उसका नाश होता है, क्योंकि गांव के सब लोग जानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। और अदालत में जो सच बोल लगा तो उसको सजा होगी। तो टिकैत साहब उस परंपरा से थे। वहाँ पे पंचायती सिस्टम, बहुत फैसले होते थे और आज भी उस परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। किसान आंदोलन ये
86 से किसान मूवमेंट बढ़ा, उसकी आवाज़ उठाते रहे और सरकार उससे अपनी बात, जो किसान की समस्या थी, जो मजदूर की समस्या थी, वो चाहे नईमा का आंदोलन हो भोपाल पे, जो एक मुस्लिम लड़की थी, उसके लिए जब घर से चले तो अकेले चले। जब घर से पहला वाला मोड़ लगा तो वहाँ से 2 आदमी को कहा कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ अत्याचार हुआ एक लड़के के साथ में और आ जाओ। और वो पैदल चलते चलते करीब करीब 35 किलोमीटर गए और जब 35 किलोमीटर गए तो 10,000 लोग उनके साथ थे। वो 40 दिन आंदोलन चला। उस टाइम के मुख्यमंत्री नारायण तिवारी थे उत्तर प्रदेश में और उन्होंने बहुत सी चीज़ें मानी। वो एक आंदोलन सड़क पे हुआ, जंगल में आंदोलन हुआ और इस तरह के बहुत से आंदोलन टिकैत साहब के टाइम पे हुए। लोग उनसे सलाह लेते थे, सरकारें उनसे बैठ के विचार विमर्श करती थी। जब 2007 में देश में गेहूं का अकाल पड़ा और बाहर से हम देश में गेहूं मंगा रहे थे, तो उस टाइम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने टिकैत साहब को बुलवाया, उनसे बातचीत करी और वो 70 मिनट की मुलाकात हुई तो देश में गेहूं की कोई कमी नहीं, जो फार्मूला दिया उन्होंने लागू करा। तो बहुत से ऐसे काम है कि जो उन्होंने किए किसान के लिए, गांव के लिए, मजदूर के लिए। आपने बाबा टिकैत के बारे में बताया, यानी कि आपके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में बताया। ये टिकैत जो है वो उपाधि है, सरनेम है, बड़ा इसको लेकर लोगों में जिज्ञासा रहती है। जब राजा हर्षवर्धन ने पंचायती सिस्टम को इजाद किया तो उस टाइम पे जो हमारे पूर्वज थे वो जब इकट्ठे हुए होंगे तो उस टाइम पे वो एक उपाधि राजा हर्षवर्धन ने दी थी। अपने अंगूठे से ब्लड निकाल के वो तिलक कर गया था, टिक्का, कि आप समाज के जिम्मेदार आदमी हो, तो वो परिवार को उपाधि राजा हर्षवर्धन ने दी थी उस टाइम पे। तो वो परंपरा आज भी चली हुई आ रही है। एक चीज़ आप अपने बारे में भी बता सकते हैं कि किस तरह का आपका बचपना बीता। हम जानते हैं कि आप पुलिस में आए थे, दिल्ली पुलिस में थे, उसके बाद आपने उस नौकरी को भी छोड़ा था और वो वजह भी आंदोलन था। इसके बाद आपने चुनाव लड़ा, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं, मतलब अब तक की जो अपनी लाइफ है उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, बचपन हमने पंचायतों में देखा, गाँव में पंचायत होती देखी, फैसले होते देखे जो खाप पंचायत के होते हैं, तो बचपन तो उसी चीज़ों में बिक गया। तो इसीलिए हम किसी दूसरे रास्ते पर नहीं चले, क्योंकि जो परिवार था वो खाप पंचायत से बंधा हुआ था, सामाजिक स्तर से बंधा हुआ था और पढ़ाई भी उस हिसाब की नहीं हुई, क्योंकि जो सामाजिक लोग होते हैं उनके बच्चे ज़्यादा पढ़ते नहीं, वे गांव में ही लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, तो पढ़ाई में कमज़ोर रहते हैं। हम भी पढ़ाई में कमज़ोर रहे, तो हमारा जाने का था कि खेल था, कबड्डी का खेल था और हॉकी, 2 चीज़ के वे थे, लेकिन उसमें भी हम आगे नहीं जा पाए। फिर शूटिंग का पूरा शौक चला, शूटिंग खेल ली, नेशनल खेल ले हम शूटिंग में भी, परिवार के कई सदस्य खेल ले। पुलिस में भी भर्ती हुए और पुलिस में हम मिलिट्री में जाना चाहते थे, कमांडो की ट्रेनिंग करना चाहते थे। एक्सरसाइज का शौक था कि कमांडो की ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन मिलिट्री में नहीं गए तो दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए। दिल्ली पुलिस में फिर बम स्क्वाड में पोस्टिंग करवाई, आरके पुलिस स्टेशन में हम रहे। हम आंदोलन के दौरान भी उन आरके पुरम पुलिस स्टेशन गए, वो जगह देख के आए हम अपनी, जहाँ पर हम रहते थे, वो काम कर रहे थे। और फिर जब पूरी बम स्क्वाड की ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद में 95 में मूवमेंट हुआ था जब लाल किले वाला वो चला, तो एक ही चीज़ पर जा सकता है, अगर नौकरी कर रहे हैं तो 100% आप नौकरी के प्रति वफादार रहना चाहिए। आप यहाँ पे भी जो जॉब कर रहे हैं तो आप जिस चैनल में या जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ 100% उसके होकर हो। अगर आप दूसरी तरफ कहीं जाओगे तो वो वफादारी नहीं को आती। तो हम आंदोलन भी देखते थे और पुलिस भी, तो हमको फिर एक चीज़ चुननी पड़ी, हमने फिर आंदोलन चुना और नौकरी से रिजाइन हमने किया था। क्योंकि आपने खाप का जिक्र कर ही दिया है तो बात खाप पर आई जाती है कि खाप के कई सारे फैसले होते हैं या कई सारी ज़बानें होती हैं जो लगता है कि ये समाज से कुछ अलग बता रही हैं। चाउमीन खाना जो है वो गलत है, उस पर आपका मतलब कि खाप पंचायत कई बार फैसला देती है। जीन्स, मोबाइल रखना, इस सब को लेकर ये चीज़ें ठीक कहाँ हैं? ये किसी व्यक्तिगत आदमी का निर्णय हो सकता है, खाप पंचायतों के कोई इस तरह के निर्णय नहीं है। खाप पंचायत का नाम लेकर लोग
उनको बदनाम करते हैं इस तरह के। ये कोई फैसले खाप पंचायत के नहीं हैं, या खाप पंचायत कभी किसी ने नहीं कहा है कि आप मोबाइल में तो रखो। सब लोग मोबाइल रखते हैं। मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे बिजली, आप इसका इस्तेमाल एसी चलाने में यहाँ पर कर रहे तो ये बढ़िया लग रहा, और कोई इसको हाथ से पकड़ने लगे तो भैया मारेगी। मोबाइल का इस्तेमाल आप ठीक उससे करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी आदमी ने कहा होगा और नाम खाप पंचायत का लिया होगा। किसी ने जीन्स हमारे सबके बच्चे पहनते हैं, जीन्स को कोई भी खाप पंचायत ने मैंने नहीं करा, लेकिन कुछ चैनल के लोगों ने किसी महिलाओं को लेकर आए और उसको कहा कि तुम एक जीन्स जला दो तुम्हारा नाम होगा। एक लड़की को लेकर आए, उससे जीन्स जलवाई। हमने फिर उसको रोका कि अगर कल किसी लड़की पे किसी ने तेजाब डाल दिया और कहो ये तो जीन्स पहनी थी, खाप पंचायत वालों ने डाल दिया, मगर ये जो भी इसको रोकेगा ये उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तो उस दिन के बाद में कोई बयान किसी के नहीं आए। कोई खाप पंचायतों के इस तरह के फैसले नहीं आते। खाप पंचायत बिल्कुल सही फैसले लेती है। 1952 में 100 साल के बाद में पंचायत हुई थी सोरम गांव में, मुजफ्फरनगर में। वहाँ पे सजातीय विवाह की परमिशन दी थी। वे आज भी दस्तावेज हमारे पास में हैं, वहाँ पे हैं। वे कई बार हमने सार्वजनिक करे। करीब 14-15 जातियाँ उनमें आपस में खोल रहे थे कि इनमें शादियाँ आप कर लो, आपस में सजातीय शादियाँ होनी चाहिए। ये तो 1952 में खोल दी थी। आप आज की बात कर रहे हैं, 14-15 जो जातियाँ थी सजातियाँ, उसमें खाप पंचायतों ने फैसले में ये पूरे दस्तावेज हमारे पास में मौजूद हैं, तो हमने कभी कोई विरोध नहीं किया। तो किसी भी तरह से आपको इंटरकास्ट मैरिज या इंटरफेथ मैरिज का कोई भी किसी भी तरह का विरोध नहीं है? अब नहीं है। अब तो और थोड़े से दिनों में भाई इंटरकास्ट जो मैरिज होती है वो तो बिना दहेज की होती है, 1 रुपया भी नहीं लगता किसी का। और कौन किसकी अब मान रहा है? ये है कि एक गोत में शादी ना हो, ऐतराज़ उसका ज़्यादा रहता है। क्योंकि गांव के गांव में हम अपनी जो गांव होता है उसमें जो लड़कियां होती है उनको सबको बहन और भाई का रिश्ता होता है। ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए, और उसको अगर आज भी कोई माने तो बहुत क्राइम बंद हो जाएंगे। मतलब अगर वो करना चाहे तो आप उसका विरोध करेंगे? नहीं, विरोध तो भाई गांव के लोग करते हैं। आप करना चाहेंगे? ये जो झगड़ा हुआ है वो तो गांव की गांव तो अलग बात है। ये जो झगड़ा हुआ है यहाँ पे अभी नूह में, ये क्या था? आप किसी को गाली दे के जाओगे उसके घर पे? वे जो गांव के गांव में शादियाँ होती हैं, अगर लड़की गांव की है और वहीं सामने रहेगी तो ठीक नहीं लगता। भाई किसी ने कर लिया तो गांव छोड़कर बाहर रह लो, आप कहीं कैसे रह लोगे? वो शहर तो है नहीं। तो इस चीज़ का ऐतराज़ गांव के लोग करते हैं। ठीक है साहब, लोकतंत्र का जो है पहला नियम आप अपना रहे हैं, यानी कि प्रदर्शन करना, यानी कि अपनी बात को उठाना। अगर कोई अपने मन से शादी करना चाहता है, कौन मैंने कर रहा है? नहीं आप कह रहे सही नहीं लगता है, सही नहीं लगता है का क्या मतलब है? वो तो कर सकता है। अरे कह रहा है कि कर तो रही हैं, कर रहे हैं, लेकिन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो परंपराएं जहाँ की हैं उन परंपराओं को मानना चाहिए, उन मान्यताओं को मानना चाहिए। और अगर कोई इंटर रिलीजन कर रहा है, मतलब कि दूसरे धर्म से, और कर लो भाई, कर लो। कौन मैंने कर रहा है किसी को? बट आपको पसंद नहीं है वो? नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो कर लो। कास्ट से ऐतराज है वो? गोत में ऐतराज होता है, और गोत में भी लोग कर रहे हैं। भाई सामने न रहो, घर के सामने रहेगा। घर के सामने तो लड़कियां रहती है। अब गांव के बच्चे उसको बुआ कहेंगे या उसको चाची कहेंगे या भाभी कहेंगे उसको, तो उससे ऐतराज होता है, उससे झगड़े बढ़ते हैं और परिवार के लोग इंसल्ट उससे मानते हैं। गांव में तो बहनें होती हैं, गांव की तो बहनें होती हैं, बच्चियां होती हैं। अगर कोई उसको भाभी कहेगा तो लड़ाई तो होगी। टिकैत साहब, मेरा सवाल ये भी है कि हम खाप में देखते हैं ना कि सारे पुरुष होते हैं, औरतों को खापों से भी अछूती छोड़ दिया गया। सरपंची में तो अब आई हैं औरतें आगे, तो खापों में तो हमने देखा पगड़ी वाले में सारे मर्द ही होते हैं, औरतें कहाँ हैं? क्या खाप में औरतों का प्रतिनिधित्व या उनका कुछ तो सहयोग हमें नजर आए ना? नहीं, सहयोग उनका रहता है सबका। नहीं, हमने कभी नहीं देखा। खाप पंचायतें हुई, मैंने कभी भी औरतें नहीं देखी। अब जो पंचायत होगी, अब देख लो, तो महिला बहुत है। अब तो समय बदल रहा है ना, अब तो महिलाएं खुद आगे आ रही हैं। नहीं, पहले भी खाप पंचायतों में बुलवाए, जब सोरम में उसमें पंचायतें हुई या यूपी में हुई, यहाँ पे भी हरियाणा में भी हुई, तो महिलाएं भी अब आगे आने लगी है। आप हर आंदोलन में के आसपास पाए जाते हैं, वो तो एक सही बात है, लेकिन कई बार आपका रोल जो है वो थोड़ा सा हमें समझ नहीं आता है, हमें मतलब लोगों को समझ नहीं आता है। आप सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं,
लेकिन वो सरकार के कुछ गुमनाम लोग आपसे ही संपर्क करते हैं कि भाई खिलाड़ियों से बात करवा दो, भाई किसानों से बात करवा दो, और फिर वो आंदोलन ख़त्म भी हो जाता है, मतलब टेम्परेरी तो ख़त्म हो जाता है। तो ये कई बार ये बड़ा अजीब सा लगता है। और कुछ लोग कहते हैं कि टिकैत साहब तो जो हैं वो बीच में बिचौलिए की भूमिका निभाते हैं आंदोलन में। अच्छा भाई, आप बता दो किससे बात करें। भाई सरकार ने, कुछ लोगों ने ये कहा, खिलाड़ी वाले उसमें, कि भाई हम बात करना चाहते हैं। हमने खिलाड़ियों को कहा भाई सरकार बात करना चाहे, झूठ भी हो सके और सही भी हो सके। हमने जनता के बीच में मैसेज दिया, उसका कुरुक्षेत्र की पंचायत में मैसेज दिया कि सरकार का मैसेज है भाई, वो झूठ भी हो सके और सही भी हो सके। 9 तारीख तक का उनके पास में टाइम है, वो थी 4 तारीख की बात। अगर सरकार बात करना चाहती है तो खिलाड़ी की जो कमेटी है उससे वो बात कर ले, और 9 तारीख के बाद में हम खिलाड़ियों को वहीं छोड़ आएंगे जंतर मंतर पे। उनकी बातचीत हुई खिलाड़ियों की, और खेल कमेटी ने जो भी सरकार ने बात करी वो खेल कमेटी से बात करी, और जो भी फैसला लिया वो खेल कमेटी ने फैसला लिया। क्योंकि जब दिल्ली में मीटिंग चल रही थी, खाप पंचायत के लोग दिल्ली में आए थे, हमने उनसे, हमका मतलब है कि खाप पंचायत के लोगों ने दिल्ली में उनसे पूछा था कि इस जो ये आंदोलन है पहलवान का, इसको आप चलाओगे खेल कमेटी, या इसको खाप पंचायत चलाए। तो उन्होंने, जो हमारे पहलवान बच्चे थे, उन्होंने कहा जी इसको खेल कमेटी चलाएगी। हमने कहा भाई हम आपको बाहर से सहयोग करेंगे। हमारी किसी भी अधिकारी से, मंत्री से कोई बातचीत नहीं हुई। हमने उनको, हमारे पास में लिंक आते रहे, हम उनको बताते रहे कि भाई ये सरकार की तरफ से मैसेज है, अगर ये मैसेज सही है तो सरकार उनसे बातचीत कर ले। उनकी बातचीत होती रही, पहले भी उन्हीं की बात हुई। खेल कमेटी ने जो निर्णय लिया हम उसके साथ में हैं, आज भी हम उनके साथ में हैं। वे आंदोलन को लंबा चलाना नहीं चाहते थे, ये उन्होंने हमको बताया था कि हम गिरफ्तारी तो चाहते हैं लेकिन आंदोलन लंबा भी नहीं चलाना चाहते। भाई आंदोलन, देखिए हम तो आंदोलन चलाने के एक्सपर्ट हैं, शॉर्ट दवाई हमारे पास में है नहीं। भाई काम भी हो जाए और आंदोलन भी ना चलाना पड़े। तो खेल कमेटी का जो निर्णय है वो सब उन्हीं ने लिया है। किसान पंचायत का हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन हमारा ये जरूर था कि सरकार के मैसेज हमारे पास में आए थे। सरकार के मैसेज तो आते हैं, जहाँ पे मीटिंग होंगे तो सरकार के लोग रहेंगे। जो भी अधिकारी रहता है वो सीधा सरकार का ही अधिकारी रहता है और जुड़ा रहता है। खेल मंत्री संपर्क करते हैं? नहीं, खेल मंत्री नहीं, किसी का भी आया, एक मिनिस्टर का ही फोन आया था, किसी नहीं, नाम नहीं किसी का बताना चाहिए। आप तो ठोक बजाकर सारी बातों को कहते हैं। नहीं, किसी मंत्री का ही फोन आया था कि सरकार उनसे बातचीत करना चाहती है, और होम मिनिस्टर से उस मंत्री की बात हुई। उसने कहा कि मैं उनसे पूछ के ही आपको बता रहा हूँ। टिकैत साहब, यही मेरा बुनियादी सवाल यही था कि एक तरफ तो जो उसमें आरोपी बीजेपी का सांसद है बृजभूषण सिंह, आप कहते हो बृजभूषण सिंह का भूत उतार देंगे भाई, हैं, और आप दूसरी तरफ आपसे ही संपर्क करती है सरकार, तो आप किसकी तरफ हो? आप किसके संपर्क में नहीं है? सब आदमी सबके संपर्क में है। नहीं तो सरकार सीधी बजरंग पूनिया से क्यों नहीं संपर्क कर लेती? सरकार सीधी क्यों नहीं वहाँ जो बैठे साक्षी मलिक से संपर्क क्यों नहीं कर लेती? उनसे भी चल रही होगी बातचीत। अगर देश में कोई बात करना कोई अपराध थोड़ा है भाई। किसी ने फोन करके कहा कि सरकार उनसे बातचीत करना चाहती है, आप उनसे पूछ लो। हमने वही चीज़ पंचायत में बताई कि भाई इस तरह से सरकार बात करना चाहती है, अगर वो लिंक सही है तो 9 तारीख तक बात कर ले, और नहीं तो इनको हम वहाँ पर छोड़ के आएंगे। किसान आंदोलन के वक्त पे एक बार आपने कहा था कि दिल्ली की तरह हम लखनऊ की सीमाओं को भी सील कर देंगे, और उसके बाद वहाँ पोस्टर लगा कि भाई उरे तो योगी है, बक्कल तार देता है, और फिर उसके बाद टिकैत साहब का जाना भी नहीं हुआ वहाँ। नहीं, जाते हैं अभी 18 तारीख में फिर जाएंगे। नहीं मतलब उस वक्त तो नहीं हुआ, वैसा आंदोलन दिल्ली जैसा तो नहीं हुआ ना? योगी ने डरा दिया क्या आपको? योगी कोई डराने की उसकी कोई बात है ही नहीं भाई। जब जहां जरूरत होगी, अभी भी ट्रैक्टर मार्च निकले हमारे 11 तारीख में, पूरे प्रदेश भर में ट्रैक्टर मार्च निकले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। मैं गाजीपुर से आता हूँ।
और हम लोग भी किसान परिवार से हैं टिकैत साहब, और हमने देखा है कि आज भी किसान गाजीपुर में, पूर्वांचल में संघर्ष कर रहा है। जिस तरीके से आप लोग सक्रिय वेस्टर्न यूपी में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, वैसे मैं पूर्वांचल में आप लोग की सक्रियता नहीं देखता हूँ। क्या वहाँ में थाप पंचायत नहीं है इसलिए वो किसान आपको अपने नहीं लगते हैं, या आपके जैसे अभी आपने कहा कि आपके हर गांव में संगठन है, हर गांव में आपके लोग हैं, लेकिन वहाँ के किसानों की जो जेन्युइन समस्याएं हैं, मैंने देखा है कि गन्ना उत्पादन ही बंद हो गया, किसानों को बंद कर देना पड़ा क्योंकि सारी चीनी मिलें एक एक करके बंद हो गई। मैंने कभी आप लोग का आंदोलन पूर्वांचल के जिलों में होता नहीं देखा, वहाँ ट्रैक्टर की रैली निकलते नहीं देखी। क्या गरीब किसान आप लोगों के एजेंडे में नहीं आता है? सब एजेंडे में है और सभी किसान गरीब है वहाँ पे बिहार और उसमें काम कर रहे हैं। ये जो दिल्ली का आंदोलन था इससे जागरूकता बढ़ी है। बिहार की बेल्ट लगाओ या गाजीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, ये पूरी बेल्ट लगाओ। एक गन्ने की बड़ी बेल्ट कुशीनगर होती थी, 14 शुगर फैक्ट्री उस बेल्ट में होती थी। धीरे धीरे वो फैक्ट्री बंद हुई क्योंकि शुगर फैक्ट्री वालों ने पैसे नहीं दिए। गन्ने की जो वैरायटी थी उस पर वहाँ पे काम नहीं हुआ और वहाँ पे बहुत नुकसान किसानों को वहाँ पे हुआ। अभी भी नुकसान हो रहा है। जब तक मोदी एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू नहीं होगा नुकसान होता रहेगा। अगर गाजीपुर से थोड़ा सा हम बिहार में चले जाएं, बिहार के बहुत बच्चे होंगे। बिहार में जो बाजार समिति है यहाँ पे उसको मंडी कहते हैं, वो पिछले 15-16 साल से वहाँ पे बंद है। 17 साल से 17-18 साल उसको हो गए। वहाँ पे धान 800 रुपये से 1200 रुपये बिकता है। आज वहाँ पे मक्का 1300 से 1400 रुपये बिकती है। 700 से 800 रुपये पर क्विंटल, 7000 से 8000 रुपये पर टन का नुकसान अकेले बिहार के किसान को मक्का पे है। 60,000 मीट्रिक टन के आसपास शायद वहाँ से खरीद हो रही है। तो उसका सीधा ये है कि 5000 करोड़ रुपए का मक्का के किसान को बिहार के नुकसान है। धान के किसान को लगाओ। अगर एमएसपी गारंटी कानून फसलों की नहीं होगी तो वहाँ से वे सस्ते में खरीदते हैं। यहाँ पे शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, रामपुर, हरियाणा और पंजाब, यहाँ पे वो एमएसपी पे व्यापारी बेचता है किसान के नाम पे। तो यहाँ के किसान को भी नुकसान है और वहाँ के किसान को भी नुकसान है। इसीलिए ये लड़ाई बड़ी लड़ी जा रही है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में हो। बिहार धीरे धीरे ख़त्म हो गया। बिहार के यूथ, दो ही जगह बिहार के लोग जा रहे, या तो लेबर बन रहे हैं, बिहार का किसान लेबर बन रहा है, या तो वो एजुकेशन में चला गया या वो लेबर बन गया। उसको रोकना है। ऐसा ही श्रीनगर में हम अगर बात करें कश्मीर की, पिछले साल सेब के किसान को 2000 करोड़ का सीधा नुकसान भारत सरकार ने दिया। उनके ट्रक रोके सेब के, 17 से 18 और 22 दिन तक ट्रक रोके गए। उनको 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। सेब ब्लैक पड़ा। आपने पिछले साल देखा होगा, जिन लोगों ने सेब खाए, अगर सेब को काटते थे तो बीच में गला हुआ निकलता था। जब इतना नुकसान किसानों को है और हम लोग देख रहे हैं, किसान परिवार से आते हैं, नुकसान देख रहे हैं, तो भी किसान आप लोग के किसी मॉडल पर भरोसा नहीं करता है। योगी मोदी की जय लगाता रहता है और चुनाव में वोट दे के चला आता है। उसको इस नुकसान के बारे में आप बता नहीं पा रहे हैं ना। चुनाव में वोट जनता नहीं दे रही है। हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये नहीं, दूसरा क्या बड़ा आरोप है क्यों नहीं? आप दिखाओ, बड़ा आरोप है क्यों नहीं? भाई जीतते हुए को हराते हैं, हारे हुए को जीत का सर्टिफिकेट देते हैं। आप इसमें देख लो, जिला पंचायत में क्या हुआ, आप जो बैंकिंग के चुनाव हुए उसमें क्या हुआ? क्या जो विपक्ष वाले या किसी ने अपना पर्चा भर दिया उसके पर्चे कैंसिल नहीं हुए? क्या एक ही कैंडिडेट का पर्चा सही मिलेगा जो बीजेपी का होगा? ये सब चुनाव में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर आज भी विपक्ष इकट्ठा होकर नहीं लड़ेगा, विपक्ष वालों को आंदोलन करने पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा। अगर वो घर में बेडरूम में सोते रहेंगे तो या तो बीजेपी ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी या जेल जाना पड़ेगा। दो में से एक रास्ता चुनना पड़ेगा उनको। आपने बिहार का जिक्र किया। नवंबर में आपने नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि मंडी बहाल करें आप, वरना यहाँ भी आंदोलन होगा। उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। जहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी, नीतीश कुमार की सरकार ने गड्ढे खुरवा कर पानी भरा वहाँ पर ही, और हमने कलेक्ट्रेट के सामने मीटिंग करी। तो सरकारों की पॉलिसी सबकी एक ही है। अभी भी अगले महीने अक्टूबर में
7 अक्टूबर को 3 दिन के लिए फिर बिहार जाएंगे। मैं बस एक बयान आपका क्या याद दिलाना चाहता हूँ। आप फरवरी में जब गए तो आपने कहा कि नीतीश कुमार अगर बात नहीं मानेंगे तो अगले महीने पटना की सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ेगा। महीने बीत गए तो 7, लेकिन कुछ आंदोलन होता दिखा नहीं। उसके बाद भी आपने जब हमारे बिहार तक के इंटरव्यू में आपने कहा था कि तेजस्वी से ज़्यादा अच्छे आपको लालू यादव लगते हैं। लालू यादव अब काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन उनसे भी अभी तक आपकी कोई ऐसी बातचीत हुई नहीं। नहीं, हम तो सरकार को कहते रहते हैं ना। आपने जिसके जरिए कहा था सुधाकर सिंह, उसका तो इस्तीफा हो गया। सुधाकर सिंह इस्तीफा हो गया तो आंदोलन में आ गए। भाई सुधाकर सिंह कृषि मंत्री छोड़ के, कृषि मंत्री पद छोड़ के, एक तरफ सरकार का कृषि मंत्री पद है और एक तरफ किसानों के लिए आंदोलन का रास्ता है, तो सुधाकर सिंह ने ट्रैक्टर यात्राएं वहां पे की और बिहार में पहली बार ट्रैक्टर यात्राएं निकली। आपने जिक्र किया कि किसानों का जो आंदोलन हुआ वो अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ। उसी आंदोलन में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके एक साथी चलते रहे, धर्मेंद्र मलिक, और आपका पूरा मीडिया भी वही संभालते थे। 2022 के चुनाव होते हैं विधानसभा के, तो सुनने में आता है कि धर्मेंद्र मलिक ने गठबंधन से टिकट मांगा बुढ़ाना से, और टिकट उनका नहीं हुआ, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि हमें मेरा टिकट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं बालियान नहीं हूँ, ऐसा चर्चाओं में आया। और राजपाल बालियान जी का टिकट वहाँ से हो गया, और राजपाल बालियान उमेश मलिक को चुनाव हराकर विधानसभा पहुँच भी गए और वो नेता प्रतिपक्ष भी बन गए। धर्मेंद्र मलिक ने एक नया किसान यूनियन बना लिया। तो इसमें कहाँ से कहाँ जोड़कर देखा जाए कि बालियान खाप की वजह से उनको टिकट नहीं मिला, कि वो बालियान नहीं थे, और क्या इतने दिन आपके साथ काम करने के बाद भी धर्मेंद्र मलिक को आपसे अलग होना पड़ा? अब कौन अलग कहाँ जा रहा भाई? इस चैनल में भी बहुत लोग काम करते हैं, छोड़ छोड़ कर कहीं चले जाते हैं। तो देश आज़ाद है, कोई कहीं पे भी जा सकता है, और हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा टिकटों से कोई संबंध नहीं, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। चुनाव लड़ने तो पंजाब के और वहाँ के लोग भी बहुत गए थे, बहुत आदमी नए मुख्यमंत्री बने इस आंदोलन में। तो भाई हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए मुख्यमंत्री बनने को सबको। नहीं, पर जो ये कहा जाता है वहाँ पर कि बालियान खाप का असर रहता है बुढ़ाना सीट पे, कोई संबंध नहीं। हम जिस दिन हम अपनी पार्टी बना कर चुनाव लड़ाएंगे उस दिन विचार कर लेंगे। हमारी तो कोई पार्टी है नहीं। तो क्या 24 में ऐसा कुछ विचार है आपका? हम नॉन पॉलिटिकल है, हम किसको कहाँ से टिकट लेना, क्या दौड़ना, किस पार्टी से दौड़ना, हमारा कोई संबंध पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं है। आपने पहले चुनाव भी लड़े हैं, आप हारे भी हैं वहाँ पर, फिर आप प्रदर्शनकारी बन गए, यहाँ पर भी बड़ी मुश्किल से सफलता हाथ में मिलती है आपकी, तो फिर अब इसके बाद क्या करने वाले हैं आप? हमने चुनाव लड़के देख लिया, जिस आदमी को जनता जिस बेस में भेजती है उसको वही काम करना चाहिए। अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम में जाते, पॉलिटिकल पार्टियों से जाते, तो चुनाव वाला प्लेटफार्म था। जब हम जन्म हमारा आंदोलन में हुआ और हम दूसरे ट्रैक पर जाने लगे तो केस तोड़ देगा। अगर आपके यहाँ भर्ती ड्राइवर ही हुआ और उसको ड्राइवर को बैठाकर यहाँ कंप्यूटर पर बैठा दोगे तो यहाँ का भी केस उड़ जाएगा और वहाँ का भी उड़ जाएगा। तो भाई पॉलिटिकल सिस्टम से हमने हाथ जोड़ लिए। जनता हमें नहीं स्वीकार करती थी तो हमने तो हाथ जोड़ लिए थे कि चुनाव लड़ना हमारी भूल थी। हम सोचते थे कि हाउस में हम बोल लेंगे, लेकिन जनता ने कहा ना आंदोलन कौन करेगा, यहाँ रहो। तो हमने आंदोलन ही हमारा वो है, हम इसी के माध्यम से अपना बात सरकारों तक कहेंगे और हम जिसको चिट्ठी लिखते हैं उसका सरकार या अधिकारी उसका जवाब देते हैं। जैसे अभी इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है और लगातार आपकी भी नज़र, जब प्रदर्शन चल रहा था महिलाओं का, तो वहाँ पर भी आपने भी बयान दिए थे कि जो आपके सुर थे कि वो एनडीए के ख़िलाफ़ ही थे। तो कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर आपकी बातचीत चल रही है क्या इंडिया वालों से? नहीं, हमारी बातचीत हमारे से कोई नहीं करता भाई। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ है, छत्तीसगढ़ में इनके खिलाफ आंदोलन चल रहे, राजस्थान में भूमि अधिग्रहण था वहाँ चल रहे, हरियाणा में उनके खिलाफ हैं। ये है कि हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। सरकारों की गलत फैसले होंगे तो हम उसको जरूर उजागर करेंगे। अपना काम करना चाहिए। विपक्ष, देश में विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। अगर विपक्ष कमजोर होगा तो देश में तानाशाहों का जन्म हो जाएगा, सत्ता उनके हाथ में चली जाएगी। तो ये भगवा जो आज आपने पहना हुआ है अपने बचाव के लिए पहना हुआ है? नहीं, क्यों? भगवा किसका है? भगवा देश का है। तो देश का तो पहन रहे हम, अपने बचाव में क्यों पहनते हैं? दरअसल जिस तरह का परसेप्शन तैयार होता है उसमें ये होता है कि पहले आप सफ़ेद पगड़ी लगाया करते थे या हरी लगाया करते थे और रंगों से मुझको बहुत
पसंदगी है तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन ये बैलेंस करने के लिए नहीं लगता है? ना, ये तो उनसे लिया। वे जो सरकार के लोग हैं वे इस पे भी अपना कब्जा करना चाहते थे। उनकी ब्लैक कैप है, उनकी काली टोपी है, उन पर तो भगवा ही नहीं। भाई भगवा तो ये संत महात्माओं का है, बताओ ना हो तो। भाई आरएसएस की काली टोपी है, वे अपनी काली टोपी ओढ़, हमको कोई ऐतराज नहीं है। जिसकी जो वेशभूषा है उस पर वे काम करें। मुझे स्वामी महर्षि दयानंद या जितने भी संत महात्मा हुए, ये रंग तो उनका है, ये तो समाज का रंग है, ये सूर्य का प्रतीक है, ये और योगी जी का भी है। योगी जी क्या कोई है जी? योगी जी संत हैं या नेता हैं आपकी नज़र में? वो दोनों चीज है भाई। भगवा वाणा पहन रहा तो भगवे वाले को तो हम सबको संत मानते हैं भाई। योगी जी को तो ये आरएसएस वाले नहीं मानते। वो कहते हैं ये नागपुर की विचारधारा को नहीं मानता, ये मठ का आदमी है, ये शंका ही नहीं। कहानी तो ये भी है टिकैत जी की आरएसएस के फेवरेट मतलब नेता हैं योगी जी, तभी वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुखिया हैं। अरे उसके तो खिलाफ है ये आरएसएस वाले। नहीं, ये वाली कहानी हमें नहीं पता, हमारे दर्शकों को जरा बताइए। वे कहते हैं कि ये संघ का नहीं है, ये मठ का है, तो संघ वाले तो मंदिरों के खिलाफ है। आपके अंदर कोई एक योगी जी का फैन छुपा हुआ मुझे नजर आ रहा है कि अंदर अंदर आप योगी जी को पसंद करते हैं। काम ठीक करें अपना, ठीक है उनका काम। लो योगी जी काम ठीक करें, आप 10 में कितना नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ जी को? अरे जब टाइम आऊंगा बता देंगे कितने देंगे। देखो कोई भी मुख्यमंत्री अगर बन गया, वो कोई भी है, वे योगी जी हो, अपने खट्टर साहब हैं या अपने और भी हैं, तो उसको इंडिपेंडेंट पावर रहनी चाहिए कि अपने स्टेट में वो कुछ भी कर सके। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो बंधनों में हैं, उनको आप खुली पावर दो। भाई घोषणा पत्र में, यूपी का घोषणा पत्र बनता है, उसमें कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 5 साल हम बिजली फ्री देंगे। उनकी सरकार आ गई, बिजली फ्री नहीं हुई। फिर कहते हैं कि हम 1 साल बिजली फ्री देंगे। अभी भी 1 साल का उन्होंने वादा किया था, अभी भी बिल आने लग रहे हैं और मीटर लग रहे हैं, खासकर का ट्वेल्व के ऊपर। गन्ना भुगतान की बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की है, गन्ना भुगतान नहीं होता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, उनको कौन दस्तावेज और कागज देता है कि देश के प्रधानमंत्री से भी और मुख्यमंत्री से भी झूठ बुलवा देते हैं कि जी भुगतान हो गया। आप जाओ, धरने चले हुए हैं, बजाज शुगर फैक्ट्रियां हैं, आप जाओ, उनका कितना बकाया है। आज भी करीब 5,000 करोड़ रुपए से बकाया ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। बिजली सबसे महंगी आज भी पूरे प्रदेश में है। भाई हरियाणा में इन्हीं की सरकार है, 15 रुपये हाउस पावर है, वहाँ पे 180 है, अब आधा किया है तो 90 रुपये के आसपास है, तो सबसे ज़्यादा है आज भी। राकेश टिकैत के ट्रैक्टर और योगी के बुलडोजर में कौन भारी है? ट्रैक्टर भारी है, बुलडोजर भारी थोड़ा रहता है। ट्रैक्टर भारी है, खबरों में तो बुलडोजर रहता है। नहीं, खबर तो आप भाई दिखाते हो। भाई कैमरा और कलम पे देश में बंदूक का पहरा है, तो आप तो दिखाओगे उसको, भाई चैनल पे वही दिखेगा, ट्रैक्टर कहाँ दिखेंगे। टिकैत साहब जूते बड़े शानदार पहन के आए हैं आप। भाई किसने दिए थे ये पता नहीं, मैं तो कहीं के। सवाल ये है कि सोशल मीडिया, आपने कहा कि आपके बड़े भाई जो नरेश टिकैत हैं, बालियान खाप के प्रमुख हैं, वो सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, लेकिन हम लोग चलाते हैं। बड़े सवाल आते हैं, दिलचस्प सवाल आते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि राकेश टिकैत जो है वो बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, चमकदार कपड़ा पहनते हैं, पैसा भी है उनके पास, किसान हैं। आम धारणा ये है गाँव में कि किसान गरीब होता है, राकेश टिकैत तो अमीर है, कैसे किसान है? और अगर किसान अमीर है तो दिक्कत क्या है? फटे हुए कपड़े पहन कर जाऊं, मतलब उसी को ही मान लोगे? भाई कपड़े हैं उनकी, अगर धुलाई ठीक हो रही है, 35 साल से घर में कपड़े धुलते हैं। दिल्ली में अगर किसी कोई जानते होंगे, जो पुराने लोग होंगे वे जानते होंगे, नौलखा कंपनी है यहाँ पे, उसका साबुन नहीं खरीदा किसी ने। अगर पुराने लोग हैं जो नौकरी करते हैं दिल्ली में, या दिल्ली की जो पुरानी फैमिलियाँ हैं सब, दिल्ली में नौलखा साबुन है जो यहाँ पे बनता है, वो जाता है पिछले 35 साल से, उसी से कपड़ों की घर में ही धुलाई हो, प्रेस बाहर होती है। अगर नौलखा भाई साबुन बढ़िया है तो बताओ मेरे में क्या इलाज है, अगर वो ठीक धो रहा है। अब ये फैनर उसका तो मैं जिक्र करूँ नहीं उनसे। अच्छा, एक सवाल और है। आपने कहा कि आप लोग अराजनैतिक हैं, आपके यहाँ अखंड ज्योति जलती है, चुनाव से पहले लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। जब खतौली का चुनाव था तो
कुछ नेता पहुँचे, नाम नहीं ले रहा मैं, जयंत चौधरी भी गए, कभी 2014 में बालियान साहब भी गए, अगर मैं गलत नहीं जो मंत्री हैं। इस बार कौन आ रहा है? नहीं, वहाँ तो रोज आते रहते हैं, वो गलत जानकारी है ना। वहाँ पे रोज आते हैं, महीने में 4 लोग वहाँ पे आते होंगे, 10 लोग मंत्री और वे वहाँ पे आते होंगे। वो सार्वजनिक घर है, वहाँ पे कोई भी जा सकता है। हम पॉलिटिक्स थोड़ा कर रहे हैं कि वहाँ पे पाबंदी है, वहाँ पे यही लोग जाएंगे और दूसरे जाएंगे, वहाँ पर सब जाएंगे। वहाँ नहीं, वहाँ पे सब जाते हैं, वहाँ पे सब जाओ, सबका सार्वजनिक स्थान है, घर है वो सबका, सब जाओ, सबको लंगर और वो वहाँ पे मिलेगा, जाना चाहिए सबको। टिकैत साहब राम राम। राम राम। टिकैत साहब, आप किसानों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, आपने मोदी को भी झुका दिया है, गाजीपुर बॉर्डर पर जब हुआ था प्रदर्शन, और अब राजस्थान में किसानों के लिए, किसान कर्ज माफी से मर रहे हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई किसान मर रहा है, तो उनकी आवाज़ कब बने राकेश टिकैत? देखो, वहाँ पे भी गए और जो वहाँ के मुख्यमंत्री ने, सरकार ने घोषणा की थी, वो हमने राहुल गांधी को बताया कि वहाँ घोषणा हुई है और किसान वहाँ कर्जे से सुसाइड कर रहा है, उनका कर्जा माफ़ होना चाहिए। वहाँ पे बड़ी योजना 13 जिलों की, पानी की बड़ी समस्या वहाँ पे है, वो नहर का प्रोजेक्ट वहाँ पे आना चाहिए और उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो हमारा हिस्सा है हम वो दे देंगे, लेकिन भारत सरकार वो पैसा रिलीज नहीं कर रही। तो घोषणा अगर कोई कर रहा है तो उसको पूरा काम करना चाहिए। कर्जा एक बड़ी समस्या पूरे देश भर में है, एक बार पूरा कर्जा माफ़ होना चाहिए। इलेक्शन आ रहा है, भारत सरकार को करना चाहिए। स्टेट 50,000 रुपये की उन्होंने घोषणा करी कि हम 50,000 करेंगे, लेकिन सेंटर को पूरे देश का कर्जा माफ़ करे। मोदी एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो, क्योंकि मोदी जी का नाम इसलिए है कि हर चीज़ में जब मोदी है तो हो सके भाई एमएसपी पे भी मोदी लगा दो तो हो जाए। मोदी एमएसपी गारंटी कानून देश में आना चाहिए। अभी अभी आपने बोला मोदी एमएसपी गारंटी कानून देश में आना चाहिए। आप लोगों ने इतना प्रेशर बना दिया सरकार पर कि जून महीने में सरकार को एमएसपी खरीफ फसलों के लिए बढ़ानी पड़ी 5 से 10%। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि 4 डिपार्टमेंट्स ने सरकार के जो इतना भारी बढ़ोतरी गई है 5 से 10% की, उसका विरोध किया था। नीति आयोग ने कहा कि आपको हर चीज़ को ख्याल में रखना चाहिए कि लेबर कॉस्ट बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी उतनी हद तक। इसके अलावा यूरिया का प्राइस बढ़ा तो उसको सरकार ने सब्सिडी से कवर कर दिया। एक और बात, तीसरा जो पॉइंट था कि डीजल के जो प्राइसेस हैं 22-23 में और 23-24 में वो भी सामान्य रहने वाले, इतने ज़्यादा नहीं रहने वाले हैं, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और बढ़ा दिया एमएसपी का प्राइस। और नीति आयोग का जो मेन कंसर्न था वो उसका कारण ये था कि इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, बढ़ जाएगी अगर आप इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं एमएसपी में। इस सवाल को किसानों के विरोध में नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन एक बड़ा तबका वो है जो मिडिल क्लास है, जो महंगाई से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो क्या आप इतना प्रेशर बना देंगे सरकार पर कि वो कुछ भी कर दे, क्योंकि उनको भी वोट चाहिए, उन्हें भी सरकार में बने रहना है? हमने ये कहा कि जो सवाल है उसकी तरफ कोई नहीं जा रहा। बिहार, पूर्वांचल के राज्यों से, स्टेट से, उत्तर प्रदेश और बिहार से धान की या किसी भी फसल सस्ते में खरीदते हैं, उसको ध्यान से सुन लो। 800 से 1200 रुपये पे धान की खरीद होती है। हजारों ट्रक रोज यूपी में आते हैं, और रामपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, बरेली, हरियाणा और पंजाब, वहाँ से सस्ते में खरीद पे व्यापारी एमएसपी पे बेचता है। वो यहाँ के किसान को भी मारता है और वहाँ के किसान को भी मारता है। एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही। एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो, उसमें ये नहीं है कि सरकार उसकी खरीद करेगी। जो भी व्यापारी व्यापार करें वो एमएसपी से कम पे खरीद ना करें, किसान और उपभोक्ता उससे बचेगा। ये सब व्यापारियों के, बड़े व्यापारियों के पास में जा रहा है। सवाल ये है, 6-8% को एमएसपी का लाभ मिलता है, 6% को, ये आपके डाटे हैं सबके। अगर एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो करीब करीब 70% किसानों को, गांव के लोगों को उसको लाभ मिलेगा उसको। और नीति आयोग तो व्यापारियों का आयोग है, नीति आयोग तो उन्हीं के पक्ष की वो बात करेगा, इसी में ही उलझा कर रखा। हमने बढ़ाया, नीति आयोग ने मना कर दिया, हमने बढ़ाया, नीति आयोग ने मना कर दिया। जब खरीद नहीं होती तो वाई लूटने की जरूरत ही नहीं है। आप एमएसपी गारंटी कानून दो,
अकेले बिहार में करीब मक्का पे 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। वो बिहार के मक्का के किसान का है। लाखों करोड़ रुपए का नुकसान बिहार में सस्ती फसल खरीद के एमएसपी से कम पे वो नुकसान है। अगर वो 1 लाख करोड़ रुपया बिहार में जाएगा तो बिहार नौकरी करने की उसको कहाँ जरूरत है। जब दिल्ली में आपका आंदोलन था तो आम आदमी पार्टी आपको पूरा समर्थन दे रही थी। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन उनको किसानों के धरने पसंद ही नहीं है, लाठीचार्ज हो जाता है। तो कैसे देखते हैं भगवंत मान सरकार के इस हृदय परिवर्तन को? सबसे ज़्यादा आंदोलन भी पंजाब में ही हो रहे आज भी। पिछले 2 साल से जब यहाँ आंदोलन हुआ उससे 4 महीने पहले आंदोलन शुरू हो गया था और आज तक पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर आंदोलन है तो पंजाब में है। जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है उन स्टेटों पे भारत सरकार जो केंद्र सरकार है वो पूरा शिकंजा कसना चाहती है, उनको बदनाम करना चाहती है, वहाँ पे झगड़े करवाना चाहती है। पंजाब में हिंदू मुस्लिम करवाना चाहती है, लोग वहाँ पे नहीं गए। पंजाब को सिखों को आतंकवादी बताना चाहती है। 1-2 महीने तक एक आदमी यात्राएं करता रहा, वहाँ पर नहीं हुआ। तो जो भारत सरकार है वो नॉन बीजेपी सरकारों पे शिकंजा कसना चाहती है। वहाँ पे भी हमने भगवत मान को उनको भी कहा है कि जो ये हो रहा है आप इसका निपटारा करो और सरकारों को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। जो किसान वहाँ पे जिस किसान की डेथ हुई हम उसके घर पे 2 दिन पहले गए थे, 10 लाख रुपए का उसका मुआवजा दिया। मुआवजा कम है, उसकी राशि बढ़नी चाहिए और इस तरह की लाठीचार्ज और ना वहाँ पे करा जाए। ठीक है जी। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि साल 2021 में लगभग 11,000 किसानों ने खुदकुशी की, जो कि 2020 के मुकाबले कई ज़्यादा था। और सबकी सबसे बड़ी वजह थी कर्जा और फसलें ख़राब होना। क्या इससे आपको डर नहीं लगता? और अगर लगता है तो क्या आप कभी इन किसानों के परिवारों से मिले हैं जाके? और अगर आपको ये लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है तो इस मुद्दे को आपने कभी गंभीरता से क्यों नहीं उठाया? क्या आप आंदोलन के एक्सपर्ट ही बनने रहना चाहते हैं? जहाँ पे किसान संगठन कमजोर हैं, आत्महत्या सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आत्महत्या सबसे ज़्यादा होती है विदर्भ क्षेत्र। विदर्भ क्षेत्र कहाँ है? वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किसान मूवमेंट कम है। महाराष्ट्र के एक बड़े किसान लीडर रहे हैं जो उसी विचारधारा के लोग आज एग्रीकल्चर सरकारी कमेटियों में हैं। वो पूर्ण रूप से मल्टीनेशनल कंपनियों की विचारधारा से चले हुए हैं। किसान आंदोलन के नाम पे वे बड़े नेता वहाँ पर रहे। आज महाराष्ट्र में कोई बड़ा किसान लीडर नहीं है, इसलिए वहाँ पे लोग आत्महत्या ज़्यादा कर रहे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन स्टेट में किसान आंदोलन भी मजबूत है, किसान लीडर भी मजबूत हैं। कर्जे में किसान आत्महत्या नहीं करता। आज करके देखो ना, कोई यहाँ पे ज़मीन किसी की नीलाम, राजस्थान में एक किसान की ज़मीन नीलाम हुई, 6 घंटे में वह ज़मीन वापसी हुई, क्योंकि वहाँ किसान आंदोलन मजबूत है। आज महाराष्ट्र में किसान आंदोलन के नाम से या किसान लीडर के नाम से लोग नफरत सी करते हैं। वहाँ कोई बड़ा किसान लीडर नहीं है, इसलिए वहाँ पर आत्महत्या ज़्यादा हो रही है। अच्छा टिकैत साहब, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जो पैदावार होती है वो गेहूँ की होती है। तो वहाँ का जो गेहूँ उत्पादन करने वाला किसान है वो बहुत लंबे समय से मांग कर रहा है कि उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 3,000 रुपये प्रति कुंटल किया जाए। और इस मुद्दे पर वहाँ पे जो राजनीति है वो उस मुद्दे के आसपास चल भी रही है, कांग्रेस लगातार इस मामले को उठा भी रही है। लेकिन बाजार के जानकार कहते हैं कि अगर इस मांग को चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी सरकार, दोनों में से कोई भी सरकार पूरा करती है तो खाद्यान्न की वस्तुएं महंगी होंगी और महंगाई बढ़ेगी। पहले तो जो गेहूँ पैदावार करने वाले किसान हैं उनकी इस मांग से आप कितना सहमत हैं? और क्या आपको लगता है कि अगर 3,000 रुपये प्रति कुंटल गेहूँ का मूल्य कर दिया जाए, MSP कर दिया जाए, तो उससे कोई महंगाई बढ़ेगी? आज भी बाजार में मध्य प्रदेश के गेहूं के नाम से दिल्ली में आप खरीदने जाओगे तो 45 रुपया किलो का रेट है। आप खरीद दो दिल्ली से MP का गेहूं। हम भी मध्य प्रदेश से 90 क्विंटल गेहूं खरीद के लाए, वो 3,000 रुपये क्विंटल हमने खरीद करी उसकी। यहाँ पे हमको खरीद करना था तो यहाँ पे हम खरीद करते वही 2,000 की उसकी 1,800 रुपये का, लेकिन वहाँ खरीदा। MP के गेहूं की क्वालिटी बढ़िया है, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। उनको वहाँ पे पेटेंट करवाना चाहिए ऑर्गेनिक के नाम से,
और किसान समूह बना के वो बाहर की मंडियों में अपना खुद का बेचे, उनका अपना ब्रांड है। सस्ते में व्यापारी किसान से खरीदता है और महंगे में व्यापारी उसी गेहूं को 3 से 4 हज़ार रुपये क्विंटल बेचता है। तो ये सलाह जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किसान पुत्र और किसानों को सबसे हितैषी बताते हैं। फूलों की खेती करते हैं, उनके गांव में हम जाएंगे, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया, फूल की दुकानों में करते हैं भोपाल में, और उनको फूल से बहुत आमदनी है। वह टेक्नोलॉजी वहाँ के किसानों को भी दे दें। जो भी व्यक्ति पावर के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है तो जनता उसको हीरो की नज़र से देखती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं आप जब शुरुआत करते हैं तो एक हीरो की तरह करते हैं और बाद में मामला ठंडा पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न जरूर है आपके, चाहे वो नूह का मामला जैसे पहलवानों का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो। जैसे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थे तो ऐसा लग रहा था कि टिकैत साहब लगभग बीजेपी के खिलाफ कुछ बड़ा कुछ करने वाले हैं चुनावों में, लेकिन बालियान साहब घर पहुंचते हैं, उसके बाद मामला ठंडा हो जाता है। फिर आप बयान देते हैं कि वोटर जानता है कि उसको किसे वोट देना है। ऐसे नहीं है। मुजफ्फरनगर में और शामली में वो माना जाता है क्षेत्रफल, वहाँ पे 9 सीटें थी। 9 सीटों में से पहली बार 1 सीटें विपक्ष के पास में थी और 8 सीटें बीजेपी के पास थी। अब वहाँ पे 1 सीट बीजेपी पे है और 8 सीट विपक्ष पे है। जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, हमने उनको ये कहा था कि डीएम 15,000 वोट लेके आएगा, गिनती वहाँ से शुरू होगी सरकार का। अगर उनको चुनाव में गिनती ठीक करवानी है, गिनती में तो एक विधानसभा पर 100 ट्रैक्टर और 1000 आदमी एक दिन पहले पहुंच जाना। गिनती ठीक नहीं हुई, बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीत के सर्टिफिकेट दिए गए, विपक्ष के लोग डरे, अपने घर चले गए, एक लाठी नहीं चली किसी पे, इलेक्शन कमीशन में कोई नहीं गया, कोर्ट में कोई नहीं गया, वो सिर्फ बीजेपी के कार्यालय में गए। तो डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को पैदा करता है। हमने कई बार देखा है, कई मौक़ों पर आप अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है उससे काफ़ी प्रभावित रहते हैं। उनकी शिक्षा मॉडल की आप तारीफ़ कर चुके हैं, और अगर कोई उनके खिलाफ कोई बयानबाजी करता है तो आप अरविंद केजरीवाल के समर्थन में भी उतर जाते हैं। अब हालिया बात की जाए तो बीते साल कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर यह बयान दिया था कि वे खालिस्तानी समर्थकों के संबंध में रहते हैं, जिस पर आपने ये बयान दिया था कि वो आंदोलनकारी तो हैं लेकिन ऐसे लगते नहीं है। तो अभी हाल ही में आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप चुनाव की बीमारी से दूर रहते हैं, लेकिन अगर आंदोलन से जन्मी पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी से? ना, अब के एक नई पार्टी देश में बनेगी, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसका खर्चा भी कुछ नहीं आएगा। सारे चैनल मिलके एक नई पार्टी बना लो तो आप भी कहीं के झंझट में पड़ रहे। अब बढ़िया बढ़िया एंकर हमारे पास में है, सारे चुनाव लड़ो और फिर आप रिजल्ट उसका देना आगे क्या रहेगा। ना किसी को विज्ञापन देना, ना कुछ देना। हमें तो चुनाव लड़ना नहीं किसी उससे, लेकिन हम आपको जरूर समर्थन कर देंगे। आप अपनी पार्टी बनाओ सारे चैनल मिलकर, क्यों कहीं के झंझट में पड़ रहे। घर का चैनल और घर का प्रधानमंत्री, आप चुनाव लड़ो सारे के सारे चैनल, और फिर तजर्बा बताना फिर क्या है चुनाव में। भाई बहुत बच्चे हमारे हैं जिनको सब पूरी दुनिया जानती है, क्या ये फिल्म स्टार और वही थोड़ा रहेंगे। हमारे बच्चे भी आगे आएंगे और चुनाव जहाँ से लड़ोगे हम समर्थन जरूर देंगे भाई, क्योंकि चैनल ने हमारा साथ दिया, हम आपका जरूर सपोर्ट करेंगे, आपके बीच में आएंगे। आप बार बार कहते हैं कि एमएसपी गारंटी लागू होना चाहिए, और अगर नहीं लागू हुई तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जब पिछला आंदोलन समाप्त हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे, और सरकार ने ये समझ लिया था कि किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये चीज़ मान ली आपकी, और उसका उन्हें फ़ायदा भी हुआ, या किसानों को एक लॉलीपॉप थमा दिया गया। अब आप कब तक आश्वासन देते रहेंगे कि किसानों एमएसपी गारंटी लागू होगा, या आप आंदोलन करेंगे? आखिर वो किसान जो उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको कब एमएसपी मिलेगा, या एमएसपी गारंटी कानून कब मिलेगा? पहली बात तो ये कि सरकार ने एमएसपी पे 12 दौर की बातचीत हुई, कभी एमएसपी के सवाल पे बात की ही नहीं। ये भी आंदोलन जब समापन हुआ 3 काले कानून वापसी हुए थे, क्योंकि आंदोलन उसी से ही शुरू हुआ था। और चीज़ें जुड़ी थी, बिजली अमेंडमेंट बिल, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये बहुत से सवाल और थे पूरे देश भर के। सिर्फ 3 काले कानून वापसी हुए हैं
और जो लोग ये चीज़ कहते हैं कि जी 13 महीने का आंदोलन वापसी ले लिया, कोई भी आदमी मीटिंग करता है तो 3 घंटे की करता है। आप 3 दिन कोई भी आदमी आंदोलन करे, रात को रुके और खाने पीने का अपना साधन जुटावे और तीसरे दिन फिर वो बतावे कि आंदोलन कैसे चलते हैं। ये आंदोलन दुनिया का पहला अकेला एक आंदोलन ऐसा है कि जो 13 महीने चला। ये ऊपरले वाले इस आंदोलन को चलाना था, उसी की जो आशीर्वाद था ऊपरले वाले का था, उसका अभी भी बहुत सी चीज़ें करनी पड़ रही है। अब हम अपने ऊपर बताएं कि जितने दिन आंदोलन चला हम और कुछ नहीं कर सकते। दूध वहाँ पे फ्री में आया सब, तो हमने 13 महीने दूध छोड़ दिया। अब कोई सेक्रीफाइस तो करने पड़ते हैं ना, बहुत सी चीज़ें हमें बताई नहीं जाती, वे करनी पड़ती हैं कि क्या दूध वहाँ पे आया, लोगों ने दिया, तो हमने कहा कि हम 13 महीने जितने दिन देश में आंदोलन चला उतने ही दिन दूध छोड़ देंगे। हम 24/2/24 को दूध पिएंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये गॉड गिफ्टेड आंदोलन था। कोई कहने लगे कि हमने आंदोलन चला दिया या हमारा कुछ था, बहुत लोगों का इसमें सहयोग था। इसमें परमपिता परमेश्वर इस आंदोलन के साक्षात थे, गुरु महादेव इस आंदोलन में साक्षी थे, व्याप्त थे। अब ये तो झूठे करते हैं ना कि हम गुरुओं को उसको मानते हैं। ये जो बीजेपी वाले हैं ये पुजारी असली नहीं है, ये जो बलि प्रथा वाले हैं ना उस खानदान से हैं सारे के सारे। राकेश जी, आपने कहा कि बीजेपी जो है वो व्यापारियों की पार्टी है। अभी आपने कहा आजकल राहुल गांधी हरियाणा में जाके धान बो रहे हैं, लगा रहे हैं, मंडियों में जाके दाम पूछ रहे हैं कि टमाटर क्या रेट है, कितना पैसा मिल रहा है। कुछ आपको लग रहा है? नहीं, काम करना चाहिए ना भाई, मिट्टी में भी जाना चाहिए, धान कैसे लगता है, उसकी क्या कीमत होती है, जाना चाहिए। जब तक पॉलिटिकल लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे तो उनको कैसे जानकारी होगी कि किसान का, गांव का, गरीब का कष्ट कैसे है, कैसे धान लगता है, पानी में कैसे जाया जाता है। तो सबको जाना चाहिए वहाँ पे। आपने कहा कि विपक्ष अगर सड़कों पर आ जाए तब कोई मतलब बन सकता है 24 के चुनावों को लेकर, या जिस तरह की राजनीति है। राहुल गांधी को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से वो लगभग सड़कों पर ही हैं। 4000 किलोमीटर का उन्होंने एक तरह की यात्रा करी है। इसके अलावा भी वो एक तरह के एक्सटेंशन पर हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। आप कैसे देखते हैं उसको? नहीं, ठीक है। राहुल गांधी, भूमि अधिग्रहण एक्ट जो देश में लागू हुआ और आज 2013 में जिन लोगों को भी ज़मीनें उसके बाद में अधिग्रहण हुई, जो भी उसका लाभ मिल रहा है, राहुल गांधी की एक बड़ी भूमिका उसमें है। वो यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अगर इस तरह से और पॉलिटिकल लोगों को भी आगे आना चाहिए, यात्राएं करनी चाहिए, गांव के लोगों के बीच में जाना चाहिए। और पॉलिटिकल लोगों की बात करें तो इस तरीके से इंडिया बन गया है। हम देख रहे हैं जिस तरह से उनकी मीटिंग्स हुई हैं तो काफ़ी सफल हैं। अभी तक तो अगर देखें कि बहुत उछल कूद नहीं हुई है वहाँ पर, तो आप कैसे देखते हैं कि इंडिया वर्सेस एनडीए जो है उसमें कुछ दमदारी है कि बस ये गुब्बारा है, कल को ख़त्म हो जाएगा? समुद्र के बीच में अभी हैं और लड़ाई पायलट पे है कि मैं पायलट बढ़िया, मैं पायलट। भाई जब 10 आदमी हो तो 10 के 10 ही बढ़िया हो। इससे पहले समुद्र किनारा लगा लो और फिर जिसको भी गले में हार पहना पड़ा देना। लेकिन समुद्र के बीच में तो सारे लड़के ही पानी का जहाज डूब जाएगा, लड़ो मत अभी। आपको क्या लगता है कौन अच्छा पायलट है इन सब में? सारे ही बढ़िया हैं। अगर किसी एक अच्छा बन गया तो दूसरे वाले डुबो देंगे उसको। अगर अभी से देखें इस लिहाज से, हमने MOTN का भी सर्वे देखा है, जब उसमें नंबर्स दिख रहे हैं कि बीजेपी फिर से जो है अपने दम पर सरकार बना सकती है। अभी के लिहाज से चुनाव हुए तो बेईमान ना करेंगे, इन्हें लड़ाएंगे आपस में। इनके घरों में जो इनके पियोन है, जो इनके खाना बनाने वाला भी है ना, वहाँ तक भी संघ इनके घर में घुस गया। इनकी पॉलिसी संघ के लोग तय करते हैं, विपक्ष वालों की भी। इनके जो पीए हैं, जो काम करते हैं, सब डाटा उनके पास में है, वही उनको बताते हैं। उनसे छुटकारा पा जाएंगे, अपनी बुद्धि से काम करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि 2024 में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से? ये बेईमान ना करेंगे तो भाई यही बनेंगे। और ईमानदारी से देश में लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव होना चाहिए।
तो जिसको जनता चुने कौन बने वो होना चाहिए। लेकिन देश में लोकतंत्र नहीं रहा, देश में जो संविधान है उसको नहीं मान रहे। तो आप लोग, आपका भी निशाना ईवीएम पर रहता है क्या? ईवीएम मतलब ठीक काम नहीं? ईवीएम की जरूरत ही नहीं, अब ईवीएम की कहाँ जरूरत है? ये तो ईवीएम से भी एक कदम आगे जा लिए। आप जो बात बताई वो नहीं आई समझ में? नहीं, मेरे को समझ में नहीं आई। नहीं आई तो समझ लो फिर। जी बताइए। ईवीएम की जरूरत ही नहीं रही। हारे हुए कैंडिडेट को सर्टिफिकेट हारे हुए को मिलता है जीत का, ये है, ईवीएम की जरूरत ही नहीं है। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के 2022 के इलेक्शन हुए उसमें ऐसा हुआ 100 सीटों पर 100 से ज्यादा विधायकों को हारे हुए को जीत के सर्टिफिकेट दिए। इस हिसाब से तो सरकार बन ही नहीं सकती थी ना। 125 से ज्यादा इनकी सीट आई नहीं। आप कह रहे हैं कि 2022 में 125 सीटें योगी सरकार को मिली। 125 से 45 सीट के बीच में आई इनकी, बाकी सब घपलेबाजी है। घपलेबाजी नहीं, सीधा सर्टिफिकेट जीत का। आप बड़ी बात करिए, चकल्लस वाली बात नहीं है ये। अरे मैं तो कह तो रहा, मैं सही तो कह रहा, और तकल्लुबाजी क्या आता है, मैं सही तो कह रहा हूँ भाई। तो आप कह रहे हैं कि 2024 में भी ऐसा होगा कि साहब लोकसभा में भाई ये बेईमान ना करेंगे, विपक्ष वाले डरेंगे, ये तो इनकी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या जेल में जाएंगे। अगर इनको मुकाबला करना है बेडरूम छोड़ना पड़ेगा। ये कसम खा ले कि हम 18 महीने की तो जेल काटेंगे या आंदोलन करेंगे। राहुल गांधी तो इस तरीके से दिख रहे हैं, डरो मत भी दिख। अकेला ही आदमी एक लग रहा अकेला। आपको क्या लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उनका सक्सेसर कौन हो सकता है, मतलब कि उनका उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? 2027 में हट जाएगा अगर ये बनेगा, ये देश का राष्ट्रपति बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के राष्ट्रपति बनेंगे 2027 में? राष्ट्रपति बनेंगे। यहाँ पे अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे और होम मिनिस्टर बनाएंगे योगी को। होम मिनिस्टर क्यों बनाएंगे? पूरे देश में उससे बुलडोजर प्रोफाइल चलवाएंगे ना, उसे डराएंगे पूरे देश में 29 के लिए। तो योगी आदित्यनाथ नहीं बनना चाहते क्या प्रधानमंत्री? उन्हें बना कौन रहा? अगर हम देखें कि जो जनभावनाओं को देखें तो उस हिसाब से MOTN का सर्वे जो बता रहा है, कोई नहीं बनाने का। नहीं, कई बार ऐसा भी लगता था ना 2014 से पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी के बीच में ही जो है विरोध झेलना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जब देखते हैं कि जनभावना जो लोकप्रिय चेहरा होता है, कौन विरोध करेगा भाई? इनके सामने कोई विरोध कर दे। एक बयान अटल बिहारी वाजपेयी जब थे वे कितने दिन लोग को उसी पर रहे सैया पे कोई बयान आया? मुरली मनोहर जोशी जो स्वदेशी की बात करते थे, हमारे मंचू पाते थे, जाके एक इंटरव्यू लेकर दिखाओ कोई, अगर उनका बयान रिलीज हो जाए। अटल, ये जो अडवाणी जी हैं जिन्होंने पूरे देश में यात्राएं निकाली, इस पार्टी को बहुत बढ़ाया, एक बयान दिलवा कर आप रिलीज करवा कर दिखा दो। ये तो कह रहे हैं ना सीनियर लीडर है नहीं के, कौन विद्रोह करेगा इनका? ये तो पॉलिसी तय करती है, कौन इनकी पॉलिसी बनाता है। ये इनकी पार्टी है, चलाएं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने पार्टी को शिक्षा, उनके भी बयानबाजी और उनको भी समाज के सामने आना चाहिए। कुछ रोज पहले इस मंच पर योगेंद्र यादव जी थे, उनसे हमारे एक साथी हैं आशीष ने उनसे सवाल पूछा और बहुत वाजिब सवाल था। उन्होंने पूछा कि आपकी MSP की ट्रेन कहीं छूट गई है, तो उन्होंने कहा, थोड़ा सा रुके, उन्होंने कहा बात सही है। उन्होंने कहा MSP के लिए आंदोलन जो है बनता है। तो क्या आपको लगता है कि 24 से पहले आंदोलन, मतलब मैं पर्टिकुलर शक्ल की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि केवल बयान दे दिया कि मोदी MSP बन जाएगा तो इस देश में कुछ हो जाएगा? ये किसी ने नहीं कहा कि MSP बन जाएगा, ये कहते हैं कि होना चाहिए। अभी 24 से पहले के कोई मूवमेंट और उस तरह का मूवमेंट खड़ा हो जाएगा, अभी नहीं। अभी हर स्टेट में मीटिंगें चल रही है, अपनी मीटिंग करते हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं कि MSP हमको मिलनी चाहिए। MSP के लिए देश में इस आंदोलन से भी बड़े आंदोलन की ज़रूरत होगी। हम तो कह रहे हैं इनको भी भाई कि आप इसको लागू कर दो। अगले वाली जो दूसरी वाली एक बड़ी पार्टी है उसको कह रहे हैं कि आप अपने घोषणा पत्र में लेकर आओ। भाई आपकी अगर सरकार आती है तो अपने घोषणा पत्र में तो लेकर आओ ना, अपने जो दस्तावेज है उसमें लेकर आओ कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे। इनको कहते हैं कि आपकी सरकार है, आप इसको दो। आपने कहा कि आप नॉन पॉलिटिकल हैं और बहुत सही बात है, आपकी अपनी एक विचारधारा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम जब राजनीतिक विज्ञान में पढ़ते हैं दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स, आप उसमें तब्दील हो चुके हैं, प्रेशर ग्रुप की भूमिका निभा रहे हैं? नहीं, प्रेशर ग्रुप में जो देश में समस्याएं हैं उसकी आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो पेंशन का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, तो अपनी बात उसमें ज़रूर कहनी चाहिए सरकारों को। उनको चिट्ठी लिखो, आप उनको कहो। अपनी बात आप नहीं कहोगे
तो संबंध थोड़ा निभाओगे आप। जो भी टाइट बात है, कड़वी दवाई आराम करती है। आपने पेंशन की बात करी, ओपीएस जो है जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर लागू हो चुका है। इसके साथ साथ वो जो स्कीम्स चला रहे हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़ का भी उदाहरण दिया सोनिया गांधी ने, उन्होंने कहा कि एक मॉडल है, किसानों का जो काम है उसके लिए एक मॉडल स्टेट है। तो आपको लगता है कि अगर वो एमएसपी की बात पर भी आपकी बात को मान जाते हैं, आपकी ओपीएस की बात को भी मान जाते हैं, आपकी मतलब कि जो एक आम जनभावना के साथ है उनको मान जाते हैं, तो आप इंडिया को समर्थन दे सकते हैं? जनता अपने आप देखेगी किसको देखेगी। हमारे चक्कर में कोई ना रहे, हम किसी को समर्थन देंगे किसी को करेंगे ना। समझ गया मैं भाई, हाँ बेहतर है, हाँ बेहतर ऑप्शन है, जनता अपने आप ढूंढ लेगी। जनता बहुत होशियार है, घर में ही कई आदमी रहे, रास्ता नहीं देता, कौन किसको वोट देगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात कर लेते हैं। बहुत बड़ा मतलब आंदोलन चला बहुत दिन तक, और अब ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है वो बेल पे हैं। आप भी पीड़ितों से मिले थे, हमने एक बयान देखा एक बच्ची के पिता का, जो उन्होंने पहले कुछ और कहा था, अब चार्जशीट भी आ गई है, लेकिन अब वो एक तरीके से अपने बयान से वापस ले रहे हैं। यानी कुल मिला के एक जो दबाव था वो पीड़ितों पे बढ़ता हुआ दिख रहा है और सांसद के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है केस कहाँ जा रहा है? आपने कभी पुलिस स्टेशन देखा किसी ने? एक रात जब कोई नहीं रहता, एक रात पुलिस वाले कि वहाँ रह जाओ, वे जो कुछ लिखवा ले आदमी वही लिख देता है। वो तो 6 महीने लोग पूरा देश चिल्लाता रहा आगे भाई रिपोर्ट कर दो, तो 6 महीने में तो भाई है जितने ये हैं बीजेपी ज्वाइनिंग कर ली उन्होंने, तो कम से कम उस परिवार ने ज्वाइनिंग तो नहीं करी, उसने बयान से ही तो पलटा है। अब हम कर्नाटक जा रहे हैं, मन तो फोन आ गया, पहले हमला किए थे और उन्होंने कहा जो हम तैयार हैं। कल ही 5 एफआईआर दर्ज करवाई हमने भी, और जो पहले भी दर्ज हुई तो गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की भी। तो आदमी वो तो परिवार है, बच्चे हैं, वो टूट जाते हैं। कितने दिन लोग को संघर्ष करेगा? आपकी बात हुई, आप पीड़ितों से मिले थे? नहीं, हमारी बात नहीं, ना पीड़ितों से बात करनी चाहिए, ना उन बच्चों को सामने जाना चाहिए किसी का। इसी केस के से जोड़कर देखा जा रहा है कि भारतीय कुश्ती संघ की मान्यता ही खत्म कर दी है यूडब्ल्यूसी ने। इंटरनेशनल स्तर पे बहुत सी चीजें खत्म होगी और बहुत से सऊदी से बच्चे वापसी आएंगे, जो यहाँ पे माहौल चल रहा है, क्योंकि देश की छवि धीरे धीरे बाहर घट रही है हमारी। उसकी इंटरनल देश में जो हो रहा है उसकी इंटरनेशनल स्तर पे हमारी छवि डाउन हो रही है। टिकैत साहब, मेरा सवाल ये है कि जो किसान हैं आपस में, चाहे गुरनाम चिड़ूनी की बात करूँ, राकेश टिकैत साहब की बात करूँ, या कोई और भी दूसरे पंजाब या दूसरे सूबे के नेताओं की, कि उनमें आपस में ही ये होता है कि द्वंद्व चलता रहता है। यानी जो वैचारिक मतभेद है, मनभेद हैं, वो लगातार रहता है कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, अब ये लड़ रहे हैं। बीच में जैसे चिड़ूनी साहब की भी खबर आई कि वो चुनाव लड़ेंगे। उनका ये कहना रहा कि चुनाव लड़ने में दिक्कत क्या है, जो हमें बोलते हैं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो किसान नेता, उनको पीछे से कोई ना कोई राजनीतिक दल जरूर सपोर्ट करता है। देखो, चुनाव का क्या है कि देश में जो भी किसान संगठन चुनाव में गए हैं या कोई इंडिविजुअल आदमी गया तो उसको कामयाबी नहीं मिली। उसके दिक्कत क्या होती है कि चुनाव एक पर्टिकुलर क्षेत्र से लड़ा जाता है, उसकी वोट से लोग जीत के आते हैं। हम मूवमेंट करते हैं बहुत बड़े क्षेत्र में, तो जितना टाइम वोटर को चाहिए वो हम दे नहीं पाते, तो इसलिए उसको नुकसान होता है और वो हारता है वहाँ से। क्योंकि जिन आदमी को पॉलिटिकल को चुनाव लड़ना है तो उसका पर्टिकुलर एक क्षेत्र है, उसके 200-250 गांव हैं, वो उन्हीं में ही जाता रहता है। और जो किसान संगठन के लोग हैं पूरे देश भर में जाते हैं, वहाँ टाइम नहीं दे पाते, तो लोग उनको वोट नहीं देते, उनको हरा देते हैं, और फिर छवि किसान संगठनों की खराब होती है। तो ये दिक्कत है। चुनाव लड़ जाएं, जीत जाएं, कोई दिक्कत नहीं, हाउस में लोग हों, अपनी आवाज़ उठाएं। और आज भी हम बहुत लोगों के सामने देखेंगे कि उनके सामने जो व्यवसाय लिखा हुआ है वो कृषि लिखा हुआ रहता है, वो विधायक है या MP हैं।
तो चुनाव लड़ लो, जीत के चले जाओ, अपनी आवाज़ उठाओ। हम क्या को मना कर रहे हैं, हम तो सुझाव देते हैं। हम तो लड़ेंगे नहीं भाई, जिसको लड़ना वो लड़े। ये आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि मैं हाँ, एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं हम। इतना बुरा किस तरह से हुआ? राकेश टिकैत तो खुद बोलते हैं कि मैं इनको चुनाव हरवा दूंगा। फिर सुनो, जो किसान संगठन चलाते हैं वो बहुत बड़े क्षेत्र में संगठन चलाते हैं। जब वो चुनाव लड़ने जाएगा तो पर्टिकुलर एक क्षेत्र होगा, उसके हर गांव में, हर घर में आदमी को जाना पड़ता है, वो टाइम नहीं दे पाता। जब टाइम नहीं दोगे तो वो वोट नहीं देंगे आपको। अगर चुनाव लड़ना तो फिर ये पूरा सिस्टम छोड़ना पड़ता है। फिर एक ही उस पर आप फोकस लगाओ, एक ही जगह, तो चुनाव आदमी वहां से जीत जाएगा। इंडिपेंडेंट जीत देते हैं चुनाव। आपने कई बार गाहे बगाहे ये चर्चा की है कि मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रामरमी हुई है, तो वो किस तरह हुई? नहीं, वो तो एक शादी थी, तो उसी में मिलवाए थे। इस आंदोलन से भी पहले ही किसी की शादी में मिले थे। वो ये है, कोई हमारे कोई जान पहचान नहीं। बड़े मुस्कुरा के मिले थे आप? वो तो सबसे ही मिल रहे भाई, प्रधानमंत्री हैं तो सबसे ऐसे ही मिलते रहे, कोई वो नहीं है। आंदोलन के बाद किसी बीजेपी नेता से मुलाकातें हुई हो आपकी? 22 जनवरी 2021 के बाद में किसी भी एसकेएम के लीडर की किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, और उनके आज भी एजेंडे में है कि इनसे किसी की कोई बातचीत नहीं होनी, ना वे बात करेंगे। कोई गलतफहमी में कोई ना रहे कि हमारे साथ बातचीत करेंगे। अकेले से जरूर चाय पीना चाहते हैं वे। हमने कहा वे 5 आदमी से कंपनी, तो फिर आप तो चाय पी खा सको ना क्यों पिया वे ना, अकेले से नहीं, 5 आदमी कम से कम एसकेएम के हो, मुद्दों पर बातचीत करें। टिकैत साहब, अभी आपने राहुल गांधी का जब जिक्र छिड़ा और 2024 के चुनाव के संदर्भ में आपने कहा कि एक अकेला लड़ रहा है, मतलब राहुल गांधी की एक छवि आपके नज़र में है। जब आपसे पूछा गया कि नहीं, काम करता है, गांव के बीच में जाता है, यात्राएं कर रहा है, भूमि अधिग्रहण एक्ट में उनका बड़ा रोल रहा है। तो मेरा सवाल इसी पर है टिकैत साहब कि जब राहुल गांधी के रोल का जिक्र होता है तो भाजपा कहती है या भाजपा के समर्थक कहते हैं उसके लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे उसको बेवकूफ बनाने के लिए। हाँ, तो यही सवाल है मेरा टिकैत साहब। भाजपा के समर्थक कहते हैं कि अगर वो चेहरा रहे तो मोदी जी के लिए मामला आसान हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी मोदी जी को हरा देंगे 24 में? वो तो क्या होता है, तो उनकी पार्टी है भाई, उनके लोग हैं, उनके गठबंधन है। हम इन झंझटों में नहीं बढ़ना चाहते। 2022 में ओवैसी जो हैं वो बहुत एक्टिव हो गए यूपी में। आपको लगता है कि ओवैसी जो हैं वो एक्टिव किसी और वजह से हुए, अपनी वजह से नहीं हुए? मतलब जो हमेशा एक सवाल किया जाता है कि साहब ये जो है बी पार्टी हैं, आप भी बी पार्टी मानते हैं, आप भी कहते हैं कि नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है साहब। वो तो बीजेपी का ही तो आदमी है, वो बीजेपी के आदमी हैं? उन्हीं का ही आदमी है। मतलब कैसे बीजेपी के आदमी हैं? जितना आदमी टाइट बोल लगा उससे भारत सरकार को फायदा होगा तो छोड़ रखे इसी तरह के आदमी। क्या आप बोल लो भाई, जो मिर्च होती है, मिर्च खाने में तीखी लगती है, और आदमी को जाना ना बहुत तीखी है भाई अभी मिर्च, लेकिन उसको रखेगा मसाले वाली मसालेदानी में, एक खाना उसका भी रहेगा भाई। अगर मिर्च तीखी नहीं होगी तो आदमी कहता ना ये ठीक नहीं भाई, यह कट है ही नहीं, इसका टेस्ट ठीक नहीं, या तीखी नहीं है, इसको बाहर हटाओ, तीखी मिर्च लेकर आओ भाई। तो मसालेदानी में ये तीखी मिर्च है, अपना काम ठीक कर रही। तीखा बोलना भी सरकार को स्वाद देता है। ये एक चीज़ बहुत चलती है जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जिस तरीके से राकेश टिकैत के बाद बहुत संपत्ति है, मतलब ये आपके पास है कि आप वॉलंटरी है कि आप इसका जवाब देना चाहें तो दीजिएगा, नहीं तो हाँ ना दे देंगे हम। कि साहब 80 करोड़ रुपया है आपके पास भाई, 40 करोड़ माध्यम में सौदा कर लो उस साथ दे में कर लो। कितने पैसे आप बताना चाहें तो बता सकते हैं? नहीं, मैं बताऊं क्या, तो भाई पूरी आय भी सब लग रही है, और फिर संपत्ति तो है भाई, वो बहुत है, कोई गिनती थोड़ा। हमारे पास तो इतनी है कि हमारे पास तो गिनती उसकी है नहीं कि कितनी है भाई। घर से चले, कहाँ रुकना है वो फ्री, खाना फ्री, ठीक है। तो ये संपत्ति तो है, आप कहीं चले जाओ, ये सब संपत्ति है अपनी। आप हिरन पालते हैं जी? हिरन नहीं, वो डेथ होगी उसकी, वो तो बच्चा था, उसको खेत से ले आए थे, उसको कुत्ते मारते तो उसको उठा कर ले आए थे, क्योंकि वहाँ जंगल उस तरह के नहीं है कि जहाँ रह सके, कहीं से आगे होंगे
तो छोटा सा बच्चा था वो। बच्चा सा तो फिर उसको वन विभाग में देना होता है। वन विभाग में दिया, कोई लेके नहीं जाता, वन विभाग है ही नहीं कहीं। उसको लेकर वो बड़े कानून है कि वो सब नहीं, वो कोई बंधन नहीं उसको रखा, वो खुला रहता था और फिर बहुत दिन तक रहा, सब लोग आते थे, उसका बड़ा वो बना रखा था। फिर वन विभाग को भी कहा भाई इसको लेकर आप चले जाओ, जहाँ जी कहाँ लेके जाए, क्योंकि वहाँ जंगल उस तरह के है नहीं कहीं। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लेकर आपका क्या विचार है? आपको लगता है कि वो एक्सेप्ट हो जाए? होनी चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है, C2+50 वाला फार्मूला वो लागू होना चाहिए। लेकिन जो सरकार के लोग हैं, मंत्री, और हाउस में उन्होंने बयान दिए कि हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया। वो A2+FL लागू करा, C2+50 वाला लागू नहीं करा, लेकिन देश को गुमराह कर रहे हैं पूरा। आपके मंच से आपने नारे लगाए अल्लाहू अकबर, उसके बाद कहा गया कि साहब कि अब राकेश टिकैत जी को थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ेगा, और डिफेंसिव हुए भी। ये नारे पिछले 35 साल से देश में लगते हुए आए। आज इतनी नफरत सी कर दी है देश में, यही तो कारण था जो मुजफ्फरनगर में बच्चों को वो जिस तरह का कांड हुआ। क्या वो शोभा देता है? क्या 24 करोड़ लोग कहीं जा सकते हैं? ये नफरत पैदा कर रहे हैं, ये तो नफरती लोग हैं। उस तरह का नहीं होना चाहिए। सबको संविधान में राइट दिए हैं कि पूजा पाठ सबको कैसे करनी है, वो उसकी अपनी कल्चर है, उसी हिसाब से करो, उसको पॉलिटिक्स में नहीं लेकर आना चाहिए। आपने हिंदुओं की भी 2 श्रेणियां बता दी, एक नारंगी हिंदू और एक देशभक्त हिंदू। आप बता दो मुझे कौन सा नारंगी हिंदू है और कौन सा भारतीय हिंदू है, आप बता दो भाई। आप मेरे जाने के बाद में तय कर लेना कौन सा नारंगी है, नौरंगपुरिया है, और कौन सा भारतीय है, आपस में चर्चा कर लेना। जरा बताइए कौन कौन है, हमें मालूम तो होना है। आप नहीं मालूम सबको है, नहीं मालूम, आप बताएं जरा। एक नई हिंदू की वैरायटी बनी है जो एफिलेटेड है, एक है परंपरागत तरीके से। हमारे गांव में शिवालय हैं, सब हम उसकी पूजा करते हैं। सब गांव में भूमियाँ होती हैं, जब गांव खेड़ा बसा तो उस भूमि की पूजा करके वहाँ एक स्थान बनाया, उसको भूमिया कहते हैं। वो हमारे सब गाँव में हैं, वे भारतीय हैं। सब जो नए बने हैं वे नौरखियाँ हैं। आप चर्चा कर लेना, एक बहस का सवाल है, इसी में से छट जाएंगे कौन सी विचारधारा का है। तो आपकी पगड़ी को लेकर भी सवाल हुआ कि पहले तो आप हरी पगड़ी पहनते थे, अब देखिए ऑरेंज कलर की हो गई। टोपी ओढ़ते थे पहले, कैप ओढ़ते थे। कैप 1-2 स्टेट में चलती है, महाराष्ट्र, कुछ मध्य प्रदेश में और कुछ उत्तर प्रदेश के उसमें। हरियाणा में कैप नहीं चलती, पंजाब में नहीं चलती, और आप दूसरी जगह कहीं साउथ में चल जाओगे तो वहाँ नहीं चलती। तो फिर ये हुआ कि पगड़ी सब जगह चलती है। हमारे पूर्वज पगड़ियाँ बांधते थे, पग बांधते थे, और रंग ये भगवा रंग है, ये सबका रंग है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। तो इसलिए पगड़ी बांधनी शुरू करी कि कैप 2 स्टेट की ना रहे। हम अब आज जा रहे हैं, आज महाराष्ट्र जाएंगे हम, वहाँ पे मीटिंग है कल बॉम्बे में, कल वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद में 4 तारीख को हम कर्नाटक में चले जाएंगे। तो ये सब जगह चलती है, तो ये तो किसी का इस पर अधिकार नहीं। सबको हमने कहा कि सब नंगे सिर नहीं रहना चाहिए, सबको बांधने चाहिए। लेकिन अब तो भाई 60 साल का 65 साल का भी होगा तो बाल काले कर रहा, पुत्ते के बाल सफेद है, बाबा काले कर रहा। आप फिल्में वगैरह देखते हो, सिनेमा के कितने शौकीन हैं आप? पहले देखते थे, अब भी कभी कभी जब कोई नई सी पिक्चर आती है तो उसको जरूर देख लेते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन प्रेस के लोग करते हैं जरूर। तो गदर 2 देखी? वह नकली, उसका जो नाम होना चाहिए असलियत में, नकली गदर, असली 24, उसका 24 नाम होना चाहिए। नकली गदर, असली 24 नंबर। ऐसा क्यों? वो तो पूरी, वो पहले तो बनाई किसने, वो बनवाई गई पिक्चर है। अगर हीरो या उसके जो पिक्चर बनाने वाले लोग होते हैं, अगर उनको मूवी बनाने के लिए छोड़ना, तो मूवी का कोई न कोई कोज होता है। मूवी शुरू कहाँ से होगी, उसका समापन कहाँ होगा, वो सब कोई न कोई कहानी होती है, उस पर पिक्चर बनती है। ये इलेक्शन 2024 के लिए प्री प्लान बनवाई हुई मूवी है। अच्छा, 1-2 अगर आपको डायलॉग दे तो आप बोल सकेंगे
कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। तो हिंदुस्तान तो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। स्टाइल में बोल दीजिए थोड़ा इसे। नहीं तो अपनी स्टाइल में बोल लेंगे भाई। भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अच्छा, एक गाना किसान आंदोलन के दौरान आप गाते रहे हैं, वो अगर आप गाना चाहो तो, कि मोदी जी थारी तोप कड़म दिल्ली आगे। वो तो किसी गायक ने गाया था। तो आप भी तो गुनगुनाया करते हैं ना, कोई आपका जो पसंदीदा रहा हो? नहीं, वो तो सभी लोग उसको गाते थे। वो तो शादियों में बहुत चला, बहुत जगह ऐसा होता था कि गाना गाने वाले किसान थे और वहाँ पे कुछ बीजेपी के समर्थन थे, लड़की वाले बीजेपी वाले आगे और लड़के वाले आंदोलन वाले आगे। तो बड़ी राड होती थी। वे कहते थे भाई गाना बंद करो, वे कहते थे भाई नहीं करेंगे। नहीं, चलो ठीक रहा, एक आंदोलन चला वो ठीक रहा। और ना मूवमेंट ये है कि किसी प्रधानमंत्री की, हमारे प्रधानमंत्री कोई झुके हार हुई। एक उनकी समझ थी कि आंदोलन वापसी हुआ, किसानों की जीत हुई। ना ये है कि प्रधानमंत्री हारा और उसको हम हराने के लिए था। हमारे मुद्दे हैं, उनका समाधान करना चाहिए देश की सरकार को। और आने वाले टाइम पे किसी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को किसी पॉलिटिकल मंच पे नहीं जाना चाहिए, उनका भाषण नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री सबके होते हैं, सबके हैं, वे पूरे देशवासियों के हैं। किसी एक पार्टी का प्रचार करेंगे तो उससे लगता है कि ये एक पार्टी के प्रधानमंत्री है। अभी आपने सरकारों वाली बात कही, कुछ दिन पहले आप छत्तीसगढ़ गए थे, वहाँ पर आपने भूमि अधिग्रहण का मामला उठाया था, लेकिन कुछ समय बाद आप भूपेश बघेल की तारीफ करके वापस आ गए थे। नहीं, आंदोलन तो वहाँ पे आज भी चल रहे हैं ना। रायपुर, जो नया रायपुर बन रहा है, वहाँ पे आंदोलन आज भी हमारे चले हुए हैं। 3 बार सरकार ने उस आंदोलन को, धरना स्थल को वहाँ से हटाया, तुड़वाया, वहाँ पे फिर लगा देते हैं। आज भी चल रहे हैं। आज भी बात तो सरकार से ही करनी पड़ेगी ना। टिकैत साहब, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं और बिल्कुल ऐसे बता सकते हैं कि जो आपको लगा हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कैमरे पर हैं, हमारे साथ हैं तो आप बिल्कुल बड़ाई करें। आपको जैसे गदर लगी वैसे आप हमारा ये मंच का कार्यक्रम बता सकते हैं। नहीं, मंच का कार्यक्रम अच्छा है और ये ठीक है कि आपने अलग अलग भाषाओं का, उनको अलग अलग स्टेट को टच देने की कोशिश करी। तो आपका चैनल, और जो आजकल का चैनल को लोग कम देखते हैं और यूट्यूब को लोग ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे हमारे बीच में रहता है। तो यूट्यूबर ये बढ़ना चाहिए, जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये बढ़ना चाहिए। और जो हमारे बच्चे हैं इनको बहुत उससे एक्सपीरियंस इनको हो रहा है और ये आगे बढ़ें। आपके आने वाले टाइम पे बढ़िया आपके अलग अलग चैनल बने और देश में भाई आपका सबका नाम रोशन हो, आप अपना काम करते रहें। तो आपको इस डिस्क्लेमर के साथ, यानी कि इस कथन के साथ यहाँ विदाई दी जाएगी कि आप दोबारा फिर से आएंगे? हाँ, दोबारा जब बुलाओगे फिर आ जाएंगे हम तो। हाँ भाई, चैनल जो है हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं होता कभी भी। आप जब बुलाओ, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि ये क्वेश्चन पूछना और ये ना पूछना, हमें नहीं पता कहीं के पूछ रही उसका। अगर आप किसी का पक्ष करते होंगे और किसी से नफरत करते होंगे तो आप अनबैलेंसिंग होंगे। हमें किसी से कोई लगाव नहीं है और ना हम किसी से कोई नफरत करते। जो काम ठीक करेगा उसका धन्यवाद देंगे, जो काम गलत पॉलिसी होगी उसको बता देंगे ये तुम्हारी गलत पॉलिसी है। भाई आप आए, आपने इतना अपना बेशकीमती समय दिया, धन्यवाद जी साहब आपका, सबका भाई पूरे परिवार की तरह आप रह रहे, सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।